हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम दो क्लास सेट के पहले देख चुके हैं। हम पहले क्लास में देखे थे टाइप ऑफ सेट और रिप्रेजेंटेशन एंड डेफिनेशन ऑफ सेट। सेकेंड क्लास में हमने देखा था ऑपरेशन ऑन सेट लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट etc. एंड टुडे इज द थर्ड क्लास। इन दिस क्लास वी विल सी लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। मतलब हम जो भी लॉ होंगे अलजेब्रा में, जैसे आइडेंटिटी लॉ, associative law, all these things we will see their proof and that is that law also. Okay, so let's start from here. First one is idempotent law. ये क्या कहता है कि किसी यूनियन का, किसी सेट का हम उसी के साथ यूनियन लें तो हमें सेम वही सेट मिल जाता है। जैसे ए यूनियन ए इक्वल टू ए, किसी सेट का हम उसी के साथ यूनियन ले तो हमें मिल जाता है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लॉ की तरफ जाएंगे। मान लो ए हमारा सेट है 1 2 3 4, हम इसी के साथ यूनियन ले लेंगे ए यूनियन ए, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। क्या आ गया 1 2 3 4 हमारा फिर से मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यही हमारा लॉ कहता है, किसी सेट का उसी के साथ यूनियन ले लेंगे तो हमें वही सेट मिल जाएगा। तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सिंस क्या होता है, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। कोई सेट, मान लो ए बी दो सेट है, उनका यूनियन का जो होगा बी सबसेट होगा, बी और ए दोनों सबसेट होंगे। सिंस बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अगर बी सबसेट होगा तो ए भी सबसेट होगा। तो क्या कह सकते हैं, ए यूनियन ए का ए सबसेट होगा, ए यूनियन ए का ए सबसेट होगा। कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए। इसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट ए यूनियन ए में है, इसका मतलब क्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी लिखते थे तो क्या लिखते थे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसे ए यूनियन ए है तो क्या लिखेंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या कह रहा है, दोनों सेट ए की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जो एलिमेंट एक्स है वो ए में प्रेजेंट है। इसका इंप्लाई दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या इंप्लाई करता है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, चूंकि ए यूनियन ए द सबसेट ऑफ ए, ए यूनियन ए क्या होगा, सेम सेट मिला तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। एज ए यूनियन ए द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। तो यहां से क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू ए यूनियन ए। क्या है यहाँ, ए यूनियन ए सबसेट है ए का, और क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। ये क्या है, ए यूनियन ए का सबसेट है। इसका ये क्या इंप्लाई करता है, ए इक्वल टू ए यूनियन ए। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा डेरिवेशन है इसका। यहाँ से देखो, ये तो हमारा डेरिवेशन है। अगर तुम ये क्वेश्चन कोई एग्जांपल लेकर करना चाहते तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ए है हमारा 1 2 3 4, इसका इसी के साथ यूनियन ले लोगे तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा 1 2 3 4, हमें सेम वही सेट मिल जाएगा। ये क्या है सेट, ये तो सेट हमारा यही है ना, तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ तो समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ हो सकता है कुछ कंफ्यूजन, यहाँ तो दिक्कत होगी नहीं। ये हमारा पहला लॉ है आइडेंपोटेंट लॉ। एक इसका है यूनियन का। अब इसका इंटरसेक्शन का आइडेंपोटेंट लॉ देख लेते हैं। ये क्या कहता है, किसी सेट का इंटरसेक्शन का उसी सेट के साथ क्या आता है, हमें सेम सेट मिल जाता है। वहां क्या था, किसी सेट का यूनियन लेते हैं उसी सेट के साथ, हमें वही सेट मिलता है। ऐसे क्या है, किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं उसी के साथ तो हमें क्या मिलता है, वही सेट मिल जाता है। जैसे क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। चलो फिर हम एग्जांपल लेके पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, फिर थियरी पे जाएंगे, फिर इसके प्रूफ पे। देखो सेट हमारा ए है तो ए इंटरसेक्शन ए ले रहे हैं, हमारा क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन ए। जो ए में कॉमन हो, ए एक सेट एक ही की बात कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये इंटरसेक्शन ए क्या है 1 2 3 4, यही तो हमारा ए भी है। ये क्या हो गया, हमारा सेट ए हो गया। ये इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या हो गया, ए। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, दोनों सेट का सबसेट होता है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। चलो ये देख लो थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी कैसे होगा। मान लो हमारा सेट ए है, हमारा क्या 1 2 3 4, सेट बी है हमारा 3 4 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, हमारा जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आएगा। तो क्या आ जाएगा 3 4, ये दोनों कॉमन है तो क्या आ जाएगा 3 4। अब हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, क्या ये बी का सबसेट है। बी का सबसेट होने का क्या मतलब, क्या इसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं 3 4, तो बी में हम देख रहे हैं 3 4 सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। तो हम जानते हैं क्या है, इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ बी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ के बी की जगह ए लिख देते, क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू सबसेट होगा किसका, ए का। अगर ऐसा होता है, ए तो हो गया, उसके बाद हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं। चलो एक्स है एलिमेंट, एक्स
क्या ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ ए इंटरसेक्शन ए है हमारा, x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या है, x एलिमेंट ए है और क्या है ए का एलिमेंट है, इसका मतलब दोनों सेट एक ही हैं, तो इसका मतलब क्या है x ए इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है। जब दोनों का एलिमेंट है मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट है। ये क्या इंप्लाई करता है, ये क्या है, चूंकि ये हम जानते हैं क्या, ये सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन ए का, तो ए इंटरसेक्शन ए सबसेट इज द ए एंड ए इंटरसेक्शन ए किसका है, ए का सबसेट है, और ए किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन ए का, मतलब क्या है दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए। कभी सेट एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ कह दूं ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये कब इक्वल होगा, ये कब प्रूव होगा, ये कब सही होगा दोनों कंडीशन, जब ए इक्वल टू बी हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पर देख लो, यही देख लो, यहाँ क्या लिख सकते हैं, मान लो ये हमारा सेट बी कुछ और है, हम क्या लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ बी भी मान लो हमारा क्या है, यही सेट है 1 2 3 4। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ बी है, हाँ क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 तो हो गया। क्या बी सबसेट ऑफ ए है, हाँ 1 2 3 4 इसमें भी है तो इसमें प्रेजेंट है, हाँ तो यहाँ से क्या कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। ऐसे यहाँ कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ए का है और ए क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यही सा है। और बहुत अधिक नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो यार, किसी दो सेट का इंटरसेक्शन जब यूनियन हम लेते हैं, चाहे इंटरसेक्शन चाहे यूनियन, तो हमें क्या वही सेट मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब किसी सेट का किसी सेट के साथ, सेम सेट के साथ यूनियन और किसी सेट का किसी उसी सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, वही सेट हमें मिल जाता है। ये क्या कहलाता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। अब हम चलते हैं दूसरी लॉ की तरफ, क्या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ये कैसे, चलो हम कुछ कोई एलिमेंट मान लेते हैं, क्या जो ए यूनियन बी होल यूनियन सी का सबसेट होगा, एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। हम क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब होता था, ऐसे लिखते थे ना, सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे हम लिखते थे ए यूनियन बी का। तो ऐसे यहाँ हमने इसके लिए लिख दिया एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। तो इन सारों को, इन सभी को अलग कर दिया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए ब्रैकेट हटा दिया, उसके बाद क्या कर दिया, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी यूनियन सी हो गया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। ये क्या है, बी यूनियन सी है, तो हम इसे क्या एक्स एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिख दिया एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी, इसे हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया आर हो गया, तो इसका मतलब क्या है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया हमारा। सिमिलरली उसी तरह हम और क्या कर सकते हैं, क्या एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से हम मिला के हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को मिला के हम इक्वल कर देते हैं। मान लो इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर लेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इंप्लाइड क्या हो जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होल यूनियन यूनियन सी, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ। चलो इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो सेट हमारा ए है, 3 सेट का एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हम मान लो सेट ए है हमारा 1 2 3 4, सेट बी है हमारा 5 6 7 8, सी है हमारा 3 5 6 9।
तो देखो हमें पहले क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी। हमें इसका किसके साथ यूनियन लेना है, सी के साथ लेना है। तो सी के साथ यूनियन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ये सेट हमारा है यूनियन सी। तो हम ऐसे सेट के लिए क्या करते थे, मैंने कहा था किसी एक सेट के सारे एलिमेंट लिख लेना, उसके बाद दूसरे सेट के एलिमेंट वो एलिमेंट लिखना जो पहले सेट वाले में प्रेजेंट ना हो। तो चलो लिख लेते हैं पहले ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे ए यूनियन बी के एलिमेंट हो गए। और सी का एलिमेंट क्या है, देखो 3 है इसमें, तो 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 है, 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 6 है, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ 9 है, तो 9 है नहीं तो 9 लिख दो। ये क्या आ गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। मतलब हमारा ये आ गया क्या, LHS। चलो हम RHS निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, हमें पहले क्या निकालना है, बी यूनियन सी। तो हम बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी यही है हमारा, तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी हमारा इन दोनों से मिला के देखो क्या आ जाएगा 3 और 5 इसमें, 5 इसमें, तो एक बार 5 लिख दो। 5 6 है, यहाँ 6 यहाँ भी है, यहाँ 7 है, 7 लिख दो। यहाँ 8 है, 8 लिख दो। यहाँ 9 है, 9 लिख दो। ये हमारा क्या आ गया, बी यूनियन सी। अब हमें किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है। तो हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो हमें क्या, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो। ए के सारे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किसके एलिमेंट लिखेंगे, बी यूनियन सी के। तो बी यूनियन सी के वो एलिमेंट लिख दो जो ए में जो हम पहले ना लिखे हो। क्यों, क्योंकि देखो वही हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ 3 है बी यूनियन सी में, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 है, 5 लिख दो। 6 7 8 9, ये क्या आ गया हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब देखते हैं क्या ये क्या हमारा ए RHS। LHS हम क्या कैलकुलेट किए थे, ये हमारा LHS था, क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए वाला पार्ट था, ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा क्या है RHS, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए वाला पार्ट है। तो देखते हैं दोनों क्या इक्वल हैं। देखो इक्वल है। यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से 9 सारे एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ भी क्या है 1 से 9, यहाँ भी क्या है सारे एलिमेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इससे हम क्या कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। हमने डेरिवेशन पहले देखा, अब एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर दिए। एग्जाम्पल नोट करना हो तो कर लो, नहीं तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम एसोसिएटिव लॉ अभी हम क्या देखें, यूनियन में देखें। ऐसे ही हम एसोसिएटिव लॉ क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन में देखेंगे। तो चलो ये हो गया होगा नोट्स। चलो दूसरा देखते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ, ये क्या है, इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या कैसे होगा, चलो इसे हम प्रूव करते हैं। हम पहले से प्रूव कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल देख लेंगे हम इस पे। क्या है, कोई हम एक एलिमेंट एक्स मान लेते हैं, उसे क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। हम इस वाले साइड को ले रहे हैं LHS को, क्या आ जाएगा, एक्स इज इंटरसेक्शन एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमने लिख दिया।
अब देखो इसे तो रहने दो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए हमने लिख दिया, यहाँ पर एंड था लिख दिया, एंड लिखा हमने। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब होता है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी, तो उसे हमने लिख दिया एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी। ये क्या इंप्लाई करता है, इसे हम सभी को अलग अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ ब्रैकेट हटा दिया, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड था, एंड हम लिखे एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि जब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड, तो हम यहां लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम क्या किए हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों को क्या आ जाएगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, ऋषिकेश, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी and x is the element of C, that implies x is the element of A intersection x is the element of A intersection B and x is the element of C। इन दोनों को एक साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा, x is the element of A intersection B intersection C। देखो हम LHS RHS से शुरू किए थे, हम कहाँ पहुंच गए LHS, तो हम क्या कर सकते हैं, A intersection B in bracket intersection whole intersection C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A intersection whole bracket B intersection C। ये क्या हो गया हमारा, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया हमारा का इंटरसेक्शन का। इसमें हम एक क्वेश्चन देख कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फिर हम कोई सेट ले लेते हैं, सेट ए है हमारा 1 2 3 4, सेट बी है हमारा 3 4 5 6, सेट सी है हमारा सी हमारा 3 5 7 9। ये क्या हो गया हमारा ए बी सी। तो हमें देखो, हम इससे पहले प्रूफ, हम पहले एलएचएस हम लिख लेते, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आता नहीं। एलएचएस क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिख सकते, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है नहीं लिख सकते, 3 है, यहाँ भी है तो 3 लिख लो, यहाँ 4 भी है, यहाँ भी है तो 4 लिख लो। इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा 3 4 आ गया। अब हमें क्या लेना है, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना, मतलब इसको सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो सी हमारा क्या सेट यहाँ पर है, तो 3 4 का 3 5 7 9 से इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या हो जाएगा, देखो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, लिख लेते हैं। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है तो 4 नहीं लिख सकते। क्या आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 3 आ गया। चलो अब हम RHS सॉल्व कर लेते हैं, ए वाला। ये क्या है हमारा, हमें क्या लेना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में क्या कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी। देखो बी में 3 है, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो। बी में क्या है 4, सी में नहीं है 4 नहीं होगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 हो जाएगा। 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, तो हमारा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए आ गया, और ए के साथ हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है। ए में क्या है 1 2 3 4, ए में क्या है, अब हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन, ए क्या है हमारा बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 3 5 के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना। तो देखो 1 है इसमें, उसमें नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, यही तो है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हमारा यही तो है। तो ए में क्या आ गया हमारा 1, तो क्या बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। 2 आ गया, 2 भी नहीं लिख सकते। 3 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 3 आ गया। और क्या, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है 4, तो हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन होल बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 3 आ गया। और यहाँ क्या है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 3 आ गया। मतलब हमारा क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS आ गए। मतलब ये नियम हमारा सही है। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी होल बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा क्या है, फोर्थ लॉ था एसोसिएटिव का, सेकंड लॉ था इंटरसेक्शन का। कॉपी करना, चलो छोड़ो क्या कॉपी करो, देख लेना वीडियो को फिर से करके कॉपी कर लेना, करना हो तो। अब हम अगली लॉ पे चलते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि देखो क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी का क्या मतलब है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, हमने कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, इसे तो रिवर्स भी लिख सकते हैं ना। हम ऐसे कहें, चाहे ए इस घर में रहता, मान लो क्या कहें कि 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो 2 + 1 भी तो 3 हो जाएगा ना, यही तो कम्यूटेटिव लॉ है। ये क्या है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, चाहे एक्स ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो, वही तो बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पहले बी कह दे रहे हैं फिर ए कह दे रहे हैं, बात तो वही है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या ऑर्डर यहाँ क्या करता, ऑर्डर इन सेट के केस में मैटर नहीं करता, क्योंकि हम क्या कभी कभी देखो ये सेट हमारा 1 2 हम इक्वल सेट पढ़े थे ना, और एक सेट 2 1, ये क्या है, दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि दोनों में इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये मैटर नहीं करता कहाँ आया, तो क्या आ जाएगा इक्वल सेट हमारा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हमारा जो ये होता है, ये हमारे जो सेट होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। नहीं समझ में आ रहा था, एक एग्जाम्पल देख लो यार, बहुत कंफ्यूजन है। तो ए मान लो हमारा क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5, क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट जो मिला के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ए के लिख लिए। अब बी के वो सारे एलिमेंट लिख लो जो ए में नहीं है, तो क्या 3 लिखे हो, 3 है, 3 ऑलरेडी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ ऑलरेडी है, 5 तो केवल 5 लिखना है। अब बी यूनियन ए लिख लो, निकाल लो बी, मतलब बी के सारे एलिमेंट पहले लिख लो, क्या हो जाएगा 3 4 5, उसके बाद वो सारे एलिमेंट ए के लिखने हैं जो बी में नहीं थे। तो देखो 3 4 5, यहाँ 1 है, इसमें 1 नहीं था, लिख लिए, इसमें 2 है, इसमें नहीं था तो लिख लिए 2, इसमें 3 है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी यूनियन ए। तो दोनों इक्वल सेट नहीं है, ये दोनों इक्वल सेट, मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है बी यूनियन ए। ये क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ है सेट के, मतलब ए यूनियन ए इक्वल टू बी यूनियन ए। ऐसे इंटरसेक्शन के भी फॉलो करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसमें तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वहां क्या था, वहां एंड था, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ मोहन के पास कलम है और श्याम के पास भी कलम है, तो ऐसे भी कह सकता हूँ श्याम के पास भी कलम है और मोहन के भी पास कलम है। ये मैटर नहीं करता ना हम किसका नाम पहले ले रहे हैं, बस वही तो है यहाँ पर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी है, जिसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी है। तो ऐसे भी कह दो एक्स ए में है एक्स बी में है, बात तो दोनों एक ही है, किसी को एक को पहले कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन भी मतलब 2 सेट का क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। देख लो अगर जिसमें भी यही क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल से करना हो तो मान लो सेट यही रहने दो, चलो कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी में जो कॉमन हो क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो ए बी में कॉमन, देखो ए में 1 है बी में नहीं है, ए में 2 है बी में नहीं है, ए में 3 है बी में है तो लिख दो क्या आ जाएगा 3, ए में 4 है बी में 4 है तो लिख दो 4। अब हम बी इंटरसेक्शन ए निकाल लेते हैं, देखो ए में 3 बी में 3 है ए में है 3 लिख दो, ए में बी में 4 है ए में है 4, बी में 5 है ए में नहीं है, तो मतलब यही हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ भी 3 4 यहाँ भी 3 4, क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ भी तो कोई दिक्कत होगी, ये सिंपल सी बात है, बस थोड़े से याद रख लेना, बहुत ना समझ में आए तब भी क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। अब हम अगले लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम इसे एलएचएस से प्रूव करते हैं, हमको ये एक्स से ले लेते हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए आर, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए आर इसे ऐसे रहने दो, यहाँ क्या कर सकते हैं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी, हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हम दोनों को इसके साथ कर दिए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एक साथ हो गया, यहाँ एंड ऐसे रहने देते थे, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी, ये हो गया। इस ए को एक साथ बी के साथ, एक बार ए को सी के साथ हमने ले दिया, ए एंड ऐसे रहने दिया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जहाँ आर होता है वहाँ क्या लगाते हैं यूनियन, और यहाँ एंड ऐसे रहने देते हैं, यहाँ ए आर सी है तो क्या आ जाएगा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ एंड है तो इंटरसेक्शन लगा दिए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो क्या हो जाएगा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ
एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब हमें यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो हम कहाँ से शुरू किए थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कह रहा है इसका एलिमेंट है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब ये इसका एलिमेंट है, ये इसका भी एलिमेंट है। तो क्या हो सकता है कि एक कब हो सकता है, एक तभी हो सकता है जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या इसका सबसेट हो। तो हम क्या लिखे, देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अगेन हम कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, y इसका एलिमेंट होगा, मतलब y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका मतलब क्या है, y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है y द एलिमेंट ऑफ एंड y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ ए और y द एलिमेंट ऑफ बी एंड ऐसे रहने दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ ए और y द एलिमेंट ऑफ सी। अब क्या हो जाएगा, ए y द एलिमेंट ऑफ ए एंड इसे हम क्या दो बार लिख सकते हैं, देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो बी पे, क्योंकि बी अलग है, यहाँ ए है, तो ए को हम एक साथ लिख देते हैं, y द एलिमेंट ऑफ ए एंड y द एलिमेंट ऑफ ए और y द एलिमेंट ऑफ बी एंड y द एलिमेंट ऑफ सी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, y द एलिमेंट ऑफ ए एंड y द एलिमेंट ऑफ ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन ले तो क्या आता है हमारा, वही सेट आता है। फिर ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए, तो हम ऐसे क्या कर दिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए ही है, तो हम क्या लिख दिए, y द एलिमेंट ऑफ ए और y द एलिमेंट ऑफ बी एंड y द एलिमेंट ऑफ सी। यहाँ क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, तो y द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या है, y द एलिमेंट ऑफ ए और y द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम कहाँ से शुरू किए थे, y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कहाँ पहुंचे, y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या, y इसका एलिमेंट है और y इसका भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो सकता है, जब ए क्या हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट हो, तो हमने इसको लिख दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो इन दोनों इक्वेशन में यहाँ कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इसका सबसेट ए है, लेकिन यहाँ रिवर्स कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ मान लो हम इसे या डी से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ ई से, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ डी ई का सबसेट है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, ई डी का सबसेट है। ऐसा कब होता है, जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो। ऐसा कब होता है, जब ए और बी इक्वल होंगे, मतलब क्या, ए डी और ई इक्वल होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हमने क्या किया था, हम पहले LHS से शुरू किए थे, तो हम वहाँ पर क्या दिखा देते हैं कि ए अगर इसका एलिमेंट होगा यस, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का सबसेट हो जाएगा। उसके बाद हम RHS से करते हैं, कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का एलिमेंट है। उसके बाद हम सॉल्व करते आते हैं, क्या दिखा देते हैं, अगर जो y इसका एलिमेंट है, अगर इफ y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड y द एलिमेंट ऑफ सी, देन y द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कब होगा, जब ये इसका सबसेट होगा। हम क्या दिखा दिए, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशन मिला के हम दिखा देते हैं। ये हमारा क्या था, ये यूनियन का था। एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है क्या, इंटरसेक्शन का, हम उसे देख लेते हैं। वहां पर क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ यूनियन है, वहां क्या था, यहाँ इंटरसेक्शन, वहां क्या था, यूनियन। यहाँ क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो फिर हम वही पिछला मेथड यूज करेंगे, कोई एलिमेंट मान लेंगे जो LHS, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, तो हमने एंड लिख दिया, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसके साथ एक बार इस के साथ ले लो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी के साथ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। हमने इसे दो बार लिख लिया, क्यों, क्योंकि उसी सेट का उसी के इंटरसेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा समझने के लिए है। एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, इसका यूनियन का मतलब क्या होगा, आर, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी। तो देखो यहाँ एंड है, यहाँ आर है, हम क्या करेंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल बी और सी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, उसके साथ एक बार बी ले लो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, एक एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए को सी के साथ ले लो, आर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी।
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज द एलिमेंट ऑफ b का मतलब क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज द एलिमेंट ऑफ c का मतलब क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, ये x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, r का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो हम इन दोनों देखो हम कहां पर आ गए, x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, और हम चले कहां थे यहां से x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। हम यहां कह रहे हैं x इसका एलिमेंट है, अब यहां कह रहे हैं ये x इसका एलिमेंट है। ये कब पॉसिबल है, जब a इंटरसेक्शन b यूनियन c इसका सबसेट हो। तो हम क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन c द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे हम राइट हैंड साइड करेंगे, हम कोई एलिमेंट मान लेंगे y क्या होगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट होगा। तो इसे हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ा ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन की जगह हम r लिख देंगे, y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा सा इसे और ब्रेक करेंगे, क्या y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब है, y द एलिमेंट ऑफ a एंड y द एलिमेंट ऑफ b, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड। यहाँ पर r है तो r ऐसे लिख देंगे, y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन y द एलिमेंट ऑफ c, क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन की जगह हम एंड लिख देंगे। तो यहाँ देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल a और b और c पे। a पे डिपेंड कर नहीं रहा तो हम इसे दोनों एक साथ लिख लेते हैं, दोनों पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ a और y द एलिमेंट ऑफ a एंड y द एलिमेंट ऑफ b y द एलिमेंट ऑफ c। तो y द एलिमेंट ऑफ a और y द एलिमेंट ऑफ a क्या मतलब है, a इंटरसेक्शन a का क्या मतलब है a। हम इसे बस एक ही बार लिख दिए हम, y द एलिमेंट ऑफ a एंड y द एलिमेंट ऑफ b, r लिखा है तो b यूनियन c हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y द एलिमेंट ऑफ a एंड का मतलब इंटरसेक्शन y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब देखो हम शुरू में क्या माने थे, y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन इंटरसेक्शन c। अब कहां पर आए, y द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। मतलब ये कब पॉसिबल है, जब a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c किसका सबसेट हो जाए, a इंटरसेक्शन b यूनियन c का। तो हम क्या लिख दिए, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इक्वेशन 1 कह रहा है, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, उसी का रिवर्स कह रहा है। उसका रिवर्स क्या कह रहा है, a यूनियन b a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। यहाँ पर क्या कह रहा है, a इसका सबसेट है, यहाँ क्या कह रहा है सेकंड में, a इसका सबसेट है। ये कब पॉसिबल होता है, जब दोनों इक्वेशन क्या हो, आपस में बराबर हो, दोनों सेट क्या हो, आपस में बराबर हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ना, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार LHS से प्रूव करेंगे, एक बार LHS से लेके ये दिखा देंगे कोई जो हम वेरिएबल लिए रहेंगे कि इसका एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इसका सबसेट है। ये दूसरी बार क्या करेंगे, हम कोई इसका एलिमेंट ले लेंगे, ये दिखा देंगे कि इसका एलिमेंट है तो इसका भी एलिमेंट होगा, मतलब ए इसका सबसेट होगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हम ऐसे पहला और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, प्रूव करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, दोनों का एक ही मेथड है। बस एक बार LHS लेके RHS का दिखा दो सबसेट है, एक बार RHS को दिखा के LHS को दिखा दो सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। यहाँ जैसे हमने किया है, यहाँ LHS लेके दिखा दिया RHS का सबसेट है, यहाँ RHS लेके दिखा दिया LHS का सबसेट है। मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट है। कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये दोनों एक ही जैसे हैं। कोई एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप कर लोगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कह रहा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। चलो हम प्रूव कर देख लेते हैं। लेट हम कोई सेट मान लेते हैं यक्स, जो RHS से फिर हम LHS से चल रहे हैं। कोई एक सेट मान लें सेट जो क्या होगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा तो क्या इंप्लाई कर रहा हो कि ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट है।
तो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। ये वही वाला है कि मान लो ए का एलिमेंट है तो ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे देख लो ऐसे, मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, अगर सेट ए में है, सेट ए में मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ 1 होगा। बस वही है जो हम पहले देख चुके हैं। ए एलिमेंट, ए का एलिमेंट है तो ए कंप्लीमेंट का नहीं होगा, कंप्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है तो ए का होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इससे, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब क्या है एक्स ना ए, तो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ना तो एक्स ए का एलिमेंट है और ना बी का एलिमेंट है। देखो यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, यूनियन है यहाँ तो फिर यहाँ एंड कैसे लग गया। एक बार ऐसे, या फिर ये समझ लो कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, ए यूनियन बी में किसी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ना तो वो ए में है ना बी में है, यही तो मतलब है। ये बी में नहीं है तो ना तो ए में है ना बी में है, तो क्या करेंगे, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब किसी में नहीं है। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, जब नॉट द एलिमेंट आता है तो यूनियन का क्या लिख देते हैं एंड, और जब यूनियन का क्या लिखते हैं एंड, और इंटरसेक्शन का क्या लिख देते हैं आर। तो चलो ऐसे ही याद रख लो, या फिर ये समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो यही तो हुआ, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए में नहीं है, ए में कोई नहीं है तो उसका मतलब उसके कंप्लीमेंट में है, तो हम क्या लिखें, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इज द ए कंप्लीमेंट, ए में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में तो होगा। ऐसे हम यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नॉट बी, तो बी में एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, उसके कंप्लीमेंट में होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए कंप्लीमेंट में, ए कंप्लीमेंट में है बी कंप्लीमेंट में, एंड का मतलब यहाँ क्या, देखो यहाँ एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हम कहाँ से चले थे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, और कहां पर पहुंचे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो क्या कह सकते हैं, अगर ये सेट ए एलिमेंट इसमें है और इसमें भी है तो क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इसका सबसेट होगा, किसका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमने लिख दिया देयरफॉर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट देन इट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। अब हम दूसरा देख लेते हैं अगेन। अब हम जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में चले थे, अब लेफ्ट हैंड साइड से फिर राइट हैंड साइड से, तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या, फिर कोई एलिमेंट मान लो, फिर हमने मान लिया एक्स ही है, एक्स क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट है। तो यहाँ से कैसे लिख सकेंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट है क्या, ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होने का क्या मतलब, ए का एलिमेंट नहीं है, तो हमने ऐसे लिख दिया एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट यहाँ लिखा, तो बी में भी नहीं होगा क्योंकि बी कंप्लीमेंट में है। तो देखो यहाँ एंड है, अभी हमने क्या बताया, जब नॉट एलिमेंट ऑफ हो तो एंड का यूनियन लिख देते हैं। वैसे पहली जैसे समझ गए हो तो वो भी यही है, नहीं समझ हो तो ऐसे ही समझ जाओ, जब एलिमेंट ना हो एंड हो तो उसका क्या लिखते हैं, यूनियन। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट एलिमेंट नहीं होगा तो किसका होगा, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। तो हमने लिख दिया एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो हमने क्या किया था, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये कब पॉसिबल है, जब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी के सबसेट हों। तो हमने क्या किया, एक्स इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के, क्या, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसका सबसेट है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और यहाँ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। मतलब फिर वही बात आ गई, ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है। ऐसा कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वल दिखा दिया, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमारा रिजल्ट है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस क्या करना है, एक बार एलएचएस से लेके चलना है, एक बार आरएचएस से, मतलब। और यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक तो यहाँ नहीं आ गया, जब एलिमेंट ना हो तो यही समझ लो, पहले तो ऐसे देख लो, ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, मतलब क्या, ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, क्या हो जाएगा, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ बी, यूनियन का क्या हो जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं है, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए,
बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं है, ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, तो क्या होगा, ए और बी का नहीं होगा, मतलब ए यूनियन बी आ जाएगा। जब एलिमेंट नहीं है दोनों का तो यूनियन आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे उसका एंड का यूनियन आ जाता है और आर का इंटरसेक्शन आ जाता है जब एलिमेंट नहीं होते। एलिमेंट होते हैं तो जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर ऐसे ही है, बस यही ध्यान रखना है कि एंड का आर, एंड का यूनियन ले लेते हैं, यूनियन का आर एंड ले लेते हैं कब, जब एलिमेंट ऑफ नहीं हो, जब ये दिया हो कि एलिमेंट नहीं है। बाकी सारा वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस तुम्हें करना है, LHS से RHS का सबसेट दिखाना है और RHS को LHS का सबसेट दिखाना है। जब ऐसा हो जाता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखें, अब पिछली बार हम देखे थे डिमॉर्गन लॉ का पहला जब यूनियन था। अब हम क्या इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यही ऐसे ही है, क्या कह रहा है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही अगर एक्स एलिमेंट ऑफ ए होगा तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। बस वैसे ही है, यहाँ कंप्लीमेंट में है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो चलो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ नॉट एलिमेंट ऑफ ए मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है, आर हो जाता है जब नॉट एलिमेंट ऑफ ए होता है। तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए है तो नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, आर। एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, आर। एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अगर ऐसा है एक्स ए में नहीं है तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट में होगा। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। आर को ऐसे रहने दो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देखो हमने क्या कहाँ से शुरू किया था, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और यहाँ क्या पहुंच गए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का क्या हो, सबसेट हो। तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये तो हमारा LHS हो गया। अब हम RHS को देखते हैं। RHS क्या हमारा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं जो RHS का हमारा कोई ले लेते हैं वैल्यू x, जो इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो हमारा x इज एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा, r x बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। अगर x ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा तो क्या ए का एलिमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए कंप्लीमेंट का चाहे ए में होगा चाहे ए कंप्लीमेंट में होगा। तो हमने क्या लिखा है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में है तो ए में तो होगा नहीं। तो हमने लिख दिया, आर को ऐसे रहने दो। यहाँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट, एक्स बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या, बी में नहीं होगा। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट। अब क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया नॉट एलिमेंट हो दोनों तो आर का इंटरसेक्शन लिख देते हैं, या फिर ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, मतलब क्या ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब होगा, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में होगा। तो हमने क्या लिखा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखो हमने यहां से शुरू किया था, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम आए कहाँ, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये कब होगा, जब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके सबसेट हो, ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। यहाँ क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के सबसेट है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ देख लो, एक है हमारा ए कंप्लीमेंट है, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इट द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमारा पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसका सबसेट हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और ये क्या कह रहा है, ये सीधा इसका रिवर्स कह रहा है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किसका सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो जाएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, मतलब फिर वही वाली आ गई, ये इसका सबसेट है, यहाँ क्या क्या कह रहा है, ये इसका सबसेट है। ऐसा कब होगा, जब ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट।
इसे आप नोट कर लो, नोट करना हो तो। ये हमारे डी मॉर्गन सेकेंड लॉ है। एक लॉ और डी मॉर्गन का थर्ड लॉ बचता है, हम उसे देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। ये सारे लॉ हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ए यूनियन फाई, मतलब किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन क्या होता है, सेम सेट होता है। ये तो वही बात हो गई क्या, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, कोई एक भी रुपए ना दे, ऐसा कह रहा है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 10 ही बचेंगे। यही तो है यूनियन का मतलब, क्या होता है, दोनों एलिमेंट को एक साथ रख देते हैं, यही तो होता है। लेकिन इसमें फाई में तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ रखो चाहे ना रखो, तो क्या बचेगा हमारा, वही सेट बच जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है यूनियन फाई इक्वल टू ए। चलो प्रूव कर लेते हैं। मान लो फिर कोई एलिमेंट ले लेते हैं जो इसमें होगा, कोई एलिमेंट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई। इसका मतलब क्या है, एक्स ए में होगा या एक्स फाई में होगा। लेकिन हम पहले से जानते हैं फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, तो इसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ फाई, दिस इज नल सेट, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ लिख देना एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ फाई, एज फाई नल सेट, क्योंकि फाई नल सेट है तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, ए में नहीं है, हम क्या पढ़े थे, ए में है चाहे फाई में है, हम ये जान गए फाई में नहीं है, तो कहाँ होगा, ए में होगा। तो हमने लिख दिया एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देयर, अगर एक्स एलिमेंट ऑफ ए हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई का क्या मतलब है, एक्स ए में होगा। एक्स ए में होगा तो मतलब क्या, एक कभी कब होगा, हैंस हम उस एक कभी तभी होगा जब ए यूनियन फाई क्या होगा, ए का सबसेट होगा। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सेट, कि दो सेट ए और बी हैं, उसका यूनियन के ए और बी दोनों क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, या फिर ऐसे कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी इक्वल टू फाई है, यहाँ क्या ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन यहाँ क्या है, बी फाई है, तो यूनियन ए किसका सबसेट होगा, ए यूनियन फाई का। ए यूनियन फाई का सबसेट होगा। हम इससे क्या पढ़े हैं, अभी हम यहाँ पर पढ़े हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई, और यहाँ पर क्या पढ़ा है, ए यूनियन फाई द सबसेट ऑफ ए। तो इन दोनों को मिलाकर ए भी क्या होगा, रिवर्स होगा। ए यहाँ क्या कह रहा है, ए द सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई, यहाँ कह रहा है ए यूनियन फाई द सबसेट ऑफ ए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं। तो मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, ए इक्वल टू ए यूनियन फाई हो जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ था, ये ए था। अब दूसरा आइडेंटिटी लॉ देख लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, किसी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है। इंटरसेक्शन लेने की बात कर रहा है। ये क्या हमारा कोई सेट है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन और फाई का मतलब एम्प्टी सेट। किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पे क्या आता है, हमारा एम्प्टी सेट आता है। तो इसे कैसे प्रूव कर लेंगे, ये प्रूव क्या है यार, वैसे विजिबल है। मान लो हमें प्रूव करना है, हम मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में होगा, देन क्या होगा, वो फाई में नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी सेट है। अगर ए में होगा फाई में नहीं होगा तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई। एग्जाम्पल भी देख सकते हो यार, मान लो फाई तुम्हारा एम्प्टी सेट है, ऐसे लिख दो। ए क्या है तुम्हारा, 1 2 3 लिख दो। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन फाई, क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा, फाई। एम्प्टी सेट आ गया। ऐसे इसका ए यूनियन यू, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमें प्रूव करना क्या है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। हम जानते हैं क्या, सभी सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सभी सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, तो क्या ए यूनियन यूनिवर्सल सेट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो हमने लिख दिया ए यूनियन यू इक्वल टू सबसेट ऑफ यू। और ये भी हम जानते हैं कि ए यूनियन यू भी यू का सबसेट होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ एक दूसरे के रिवर्स है ना। हम क्या कह रहे हैं, ए और यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। मतलब एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के सबसेट हैं। ऐसा कब होता है, जब दोनों एलिमेंट क्या हो, दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो हमने कर दिया ए यूनियन यू इक्वल टू यू, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसमें अगर एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे देख लो हमारा क्या है, मान लो ए था, ए है हमारा, और यूनिवर्सल मान लो ए हमारा है ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। और यूनिवर्सल सेट मान लो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
हमें क्या सेट करना है, ए यूनियन इक्वल टू यू, हमें इन दोनों का यूनिवर्सल लेना है, ए यूनियन यू। हमने क्या कहा था, पहले कोई एलिमेंट लिख लो, तो हमने ये क्या लिख लिया 2 4 6 8 10। अब क्या बचे हैं, जो नहीं लिखे हैं उसका हम यूनिवर्सल सेट वाला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, देखो 1 लिख लेंगे, 2 ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, 3 4 ऑलरेडी है नहीं, 5 6 ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, 7 8 ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, 9 10 है। तो क्या हो गया, ये सारे ए यूनिवर्सल सेट की इक्वल के हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, यूनिवर्सल सेट के। तो क्या कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट ऑफ यू किसके इक्वल होता है, यू के। हम एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, थ्योरेटिकल। अब आता है हमारा दूसरा लॉ, एक कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ देखते हैं क्या होता है। कंप्लीमेंट लॉ यार हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन एक बार और देख लो। ये क्या कहता है, किसी सेट का उसी के कंप्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल यूनियन लेने पे क्या बन जाता है, हमें यूनिवर्सल सेट। तो चलो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये समझना कि ये कैसे हो रहा है। मान लो हमारा सेट U है, वही वाला हम ले लेते हैं 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 10। हमारा A है, इवन नंबर होगा 2 4 6 8 10। हमारा तो A कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, A यूनिवर्सल सेट है A, तो A कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं होंगे। कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 3 5 7 9, यही नहीं है। तो अब क्या लेना, हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। इन दोनों का यूनियन ले लो, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लो 2 4 6 8 10। अब क्या लेना है, ए कंप्लीमेंट क्या लिखेंगे, तो जो इसमें नहीं हो, तो देखो 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये हम है क्या हमारा, ये तो देखो यूनिवर्सल सेट ही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये भी थे, 1 2 3 4 5 अप टू 10 यहाँ भी है। तो क्या हो गया, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये तो हो गया बाय एग्जांपल। अब हम चलो प्रूव कर लेते हैं, इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अब हम ये जानते हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हमें जानते हैं सभी सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो क्या ए यूनियन ए कंप्लीमेंट भी एक सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। और हमें शो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट भी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का सबसेट है। तो चलो हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं यक्स को, क्या है यूनिवर्सल सेट में है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में या तो ए में होगा या ए में नहीं होगा। यही तो दो कंडीशन हो सकती हैं। मान लो कोई यूनिवर्सल सेट, कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, तो उसकी दो प्रोबेबिलिटी है। कोई सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट में है, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, या फिर हो सकती है उसमें ए सेट ए में हो या फिर सेट में ना हो, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने मान लिया कोई एलिमेंट यू में है, या फिर तो क्या हो सकता है ए में हो या ए में ना हो। इसे हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं कि ए में नहीं है तो ए कंप्लीमेंट में भी होगा, ए कंप्लीमेंट में होगा, तो ए में नहीं है तो ए कंप्लीमेंट में होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स ए यूनियन ए में है। यहाँ हम क्या कहते हैं, एक्स यू में है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स ए यूनियन ए में है। तो यहाँ से मिला क्या कह सकते हैं दोनों, यू इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए, यू इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। ये हमारा पहला, और हम पहले क्या कहे थे, पहले इक्वेशन में ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये तो हम जानते हैं और हमने ये प्रूव किया। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। ये कब इक्वल होगा, जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। और एग्जाम्पल तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं यार। चलो अब अगला लॉ देखते हैं। ये बी है, ये क्या कह रहा है, किसी सेट का उसी के साथ कंप्लीमेंट लेने पे हमारा क्या मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। यार ये तो देख ही चुके हैं हम, चलो एक बार फिर देख लेते हैं। वही वाला एग्जांपल हम फिर ले लेते हैं। ए इक्वल टू क्या था, 2 4 6 8 10। ए कंप्लीमेंट क्या था, ऑल इवन नंबर 1 3 5 7 9। हमारा यू क्या था, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक
10 तक। हमें क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट मतलब इन दोनों के हमें इंटरसेक्शन लेने हैं, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है यार, ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर। तो कोई नंबर है जो दोनों में होगा, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो इवन भी हो ऑड भी हो? नहीं। हम एग्जांपल में देखे थे जब एम्प्टी सेट पढ़े थे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर विच इज बोथ इवन एंड ऑड, तो ऐसे नंबर सेट क्या होते थे, एम्प्टी सेट। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा यार। ये तो पहले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे हम एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्रूव कैसे कर सकते हैं बिना एग्जांपल के। तो क्या हम जानते हैं फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव क्या होता है, हम पहले जब हम बताए थे एम्प्टी सेट तो क्या होता था, फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइंड द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमें ये तो हम जान गए, लेकिन हमें शो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट सबसेट हो जाएगा फाइव का। अगर हम ऐसा शो कर देते हैं, मतलब एक बार हम इसे इसका सबसेट शो करना है, एक बार इसका सबसेट, तो क्या कह सकते हैं, मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ऐसा हो जाता है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एक तो हम जानते हैं ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन ये हमें शो करना है। तो चलो हम मान लेते हैं कि कोई यक्स है जो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, यक्स ए का एलिमेंट होगा एंड यक्स ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ए कंप्लीमेंट यहाँ क्या है, यक्स ए का एलिमेंट होगा एंड यक्स ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होने का क्या मतलब है, यक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो यक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा। ये देखो ऐसे कैसे पॉसिबल है, यक्स ए का भी एलिमेंट हो और ना भी हो, ये नहीं पॉसिबल है ना। तो क्या है, यक्स द एलिमेंट ऑफ फाइव, मतलब क्या है, यक्स कुछ है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइव का सबसेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं 1 में, फाइंड द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। यहाँ क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ फाइव। मतलब दोनों देखो इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रहे हैं, एक दोनों के रिवर्स हैं। यहाँ कह रहा है फाइव इसका सबसेट है, यहाँ कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इसका सबसेट है। ये कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ भी क्या कह देंगे, इक्वल हैं। क्या, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू फाइव। ये क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। क्यों, कोई दिक्कत है इसमें? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी यार, इजी सा है। पहले हम एग्जांपल देख लिए, फिर उसके डेरिवेशन देख लिए कैसे डेरिवेट करते हैं। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और रिवीजन के लिए देख लेते हैं। हम पिछली क्लास में इसे देखे थे। हम तो ये अभी देखें, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या होता है, फाइव। यू इसे देख लेते हैं, यू कंप्लीमेंट क्या होता है, फाइव। मान लो हमारा क्या था, से यू था 1 to 10 था, 1 2 3 4 अप टू कहाँ था 10। इसका इनकम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या बचेगा, फाइव। ऐसा समझ लो यार, जैसे तुम्हारी फैमिली है, सारा सेट यूनिवर्सल सेट है, मान लो एक फैमिली में, ठीक है, एक सेट और बना लो, ठीक, जो अभी कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या हो, तुम्हारे जो सारे फैमिली की एक तरफ कर दिया जाए तो कोई और फैमिली मेंबर बचेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब वो सेट क्या रह जाएगा, फाइव। मान लो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मान लो दो घर है, ठीक है, एक घर में क्या, मान लो दोनों अलग अलग सेट हैं, एक सेट ए है, एक घर को सेट ए बना लो, सेट दूसरे घर को सेट बी बना लो। तो क्या सारी फैमिली मेंबर अगर एक घर ए में शिफ्ट हो जाए, मतलब सेट ए में आ जाए, तो बी में कोई बचेगा नहीं, तो बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ऐसे ये कह रहा है कि सारे इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और दूसरा इसका क्या है, तीसरा क्या है, रिवर्स है उसका। तीसरा क्या था कि हम क्या एग्जांपल दिए, मान लो सेट ए है, ये सेट ए एंड बी है, तो दो घर है तुम्हारा ए और बी, तो सारे घर ए में चले आए तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। वो क्या हो जाएगा, वो वाला एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसे मान लो क्या, एम्प्टी सेट जो घर खाली है, मतलब वहां कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे सेट सारे घर ए में होंगे। ऐसे ये कह रहा है एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, मतलब जिस घर में नहीं है वो दूसरे घर में होंगे, उसका कंप्लीमेंट क्या, दूसरा घर है, मतलब क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इनवैल्यूएशन लॉ क्या कह रहा है कि हम किसी सेट का दो बार कंप्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट हो जाता है। चलो हम यहाँ देख लेते हैं कि मान लो हमारा क्या था, ए था, ए क्या था हमारा 2 4 6 8 10, और ए कंप्लीमेंट क्या था 1 3 5 7 9। और हमें करना क्या था, हमें शो करना ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट ए आ जाएगा। हम चलो इसे मान लेते हैं सेट बी है, हमें क्या लेना है, बी का कंप्लीमेंट लेना है। हमें क्या लेना है, बी का कंप्लीमेंट।
बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, सेट बी है, इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए 1 3 5 7 9, जिसमें ना हो तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2 4 6 8 10, ए बी कंप्लीमेंट। और बी किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट, तो यहाँ लिख दो बी के जगह हम क्या लिख देंगे, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। ये कौन सा सेट है, ये तो सेट ए है हमारा यार, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो उम्मीद करता हूँ यार पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो फिर से बैक करके देख लेना, पूरी गारंटी है 100% फिर से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है यार तुम लोग को पसंद आ रही होगी वीडियो, और हेल्पफुल भी होगा तुम्हारे भविष्य के लिए या फिर तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जिस क्लास 11 12 इवन इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। और उम्मीद है सही होगी यार। चलो एंजॉय करो, देखते रहो और शेयर भी कर दो यार दोस्तों से। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।